हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बेटर। तो आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं वो है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का। लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस आपकी यूजीसी नेट कॉमर्स की यूनिट 9 है, जिसमें टोटल आपके 10 एक्ट्स आते हैं। और जो आज का हमारा एक्ट है, जैसा कि आप नाम देख पा रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये आज हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि हमने जून 2022 के लिए हमारे बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। ऑनलाइन एडमिशन इस वक्त स्टार्ट है और हम बहुत ही अट्रैक्टिव एक ऑफर आप सबके लिए लेके आ रहे हैं इस वक्त, जो है अप टू 31 दिसंबर 2021 तक। ये अर्ली बर्ड ऑफर है, जिसके अंदर यदि आप अभी एडमिशन करवाते हैं हमारे पास, तो हम आपको दोनों पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 दोनों ही केवल और केवल ₹5000 में ऑफर कर रहे हैं। और एक और आपके लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हम आपको दे रहे हैं। नॉर्मली बाकी जितने भी एकेडमी वाले हैं ये ऑफर आपको मे बी सिर्फ एक अटेम्प्ट के लिए दें, हम आपको ये ऑफर पूरे 1 साल के लिए दे रहे हैं। मतलब 2 अटेम्प्ट तक ये ऑफर आपकी वैलिड रहेगी। यानी यदि आप आज एडमिशन करवाते हो तो ये 5000 का जो पैकेज है ये आपके लिए कंप्लीट 1 ईयर के लिए वैलिड होगा। इस पैकेज में आपको हमारी कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी कंप्लीट मटेरियल के साथ, और जो मटेरियल आपको मिलेगा वो सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। और यदि आपको ये टॉपिक पसंद आए, आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको एकदम नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी एक्ट है, बड़ी ही आराम से हमें इसे कवर अप करना है। फाइनल एग्जाम में जब भी यूजीसी नेट का कॉमर्स का कोई भी नेट का एग्जाम होता है, तो फाइनल एग्जाम में इस एक्ट से मिनिमम एक क्वेश्चन जरूर आता है, और कई बार देखा गया 2 भी आ जाते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है इस एक्ट की, अगर आप इस एक्ट को थ्रोली पढ़ लेते हो, याद करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप याद हो जाता है ये एक्ट। ऐसा किस लिए? बिकॉज बीकॉम लेवल पे भी आपने इस एक्ट को कवर किया है और बहुत ही सिंपल और अच्छे तरीके से आपने इसको कवर अप किया होगा उस समय भी। तो अब यदि हम इसको थोड़ा सा डिटेल वे में पढ़ेंगे और यदि आप इसको बिल्कुल आराम से इसकी रीडिंग भी ले लेते हो, तो भी वो क्वेश्चन आपका इजीली अटेम्प्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम उसे कहते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो लॉ की नजरों में, यानी जिसकी लीगल वैलिडिटी हो। यानी कल यदि कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करने से मना कर दे, बाई चांस एक पार्टी डिनाई कर देते कि मेरे पार्ट में जो ऑब्लिगेशन है मैं वो पूरा नहीं करूंगी, तो कोर्ट का सहारा लेकर आप उस पार्टी को मजबूर कर सकते हो, आप उस पार्टी से कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हो। तो हम जब भी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो नॉर्मल केस में हम एक वैलिड या लीगल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। नॉर्मली एक डेफिनेशन दी गई है कॉन्ट्रैक्ट की बाय सालमोंट। ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज। जब हम बात करते हैं पार्टीज की, तो हमारे पास सबसे पहले ही आता है कि जो पार्टीज होंगी वो हमारी 2 पार्टीज होती है ऑलवेज। ए मिनिमम ऑफ 2 पार्टीज आर देयर इन ए कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम नॉर्मली एक पार्टी को प्रोमिसर कहते हैं और दूसरी पार्टी को प्रोमिजी कहते हैं। इनकी डेफिनेशंस हम कवर करेंगे। हमारा एक सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन सी, वहां पर आपको इन दोनों की डेफिनेशन भी मिलेगी, प्रोमिसर और प्रोमिसी की। प्रोमिसर वो होता है जो एक ऑफर करता है, यानी यदि वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है आपके साथ तो वो प्रोमिसर बनेगा। फॉर एग्जांपल, यदि एक्स एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है मेरे साथ, रजत के साथ यदि एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, तो एक्स ने यदि ऑफर की तो एक्स बनेगा प्रोमिसर, और यदि उस ऑफर को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं तो मैं क्या बन जाऊंगा? प्रोमिसी बन जाऊंगा। और यदि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे जो ऑब्लिगेशंस है वो क्रिएट होते हैं,
यानी कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन एक्स के लिए है और कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन मेरे लिए है, तो हम उसे कहेंगे एक कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट, देयर इज आल्सो वन मोर डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इनफोर्सेबल बाय लॉ। मैंने आपको पहले कहा जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो हम लीगल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो अगर किसी भी वे से कोई ऐसा एग्रीमेंट है या कोई ऐसा प्रॉमिस है जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है, इन्फोर्सेबल मतलब यदि एक पार्टी डिनाई करती है कि मैं अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करती, मैं अपने द्वारा किया गया प्रॉमिस पूरा नहीं करती, तो आप लॉ की हेल्प से उस दूसरी पार्टी को या तो मजबूर कर सकते हो कि वो उस प्रॉमिस को पूरा करे, या यदि आपको कोई लॉस हुआ तो डैमेजेस को क्लेम कर सकते हो। तो दैट विल बी ए कॉन्ट्रैक्ट। अब एज पर एक्ट, जो हमारा एक्ट है उसके सेक्शन 2H में डेफिनेशन दी गई है कॉन्ट्रैक्ट की, और ये सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में सेक्शन पूछा जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट का। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी जो चीज फेड्रिक्स ने कही थी वही चीज यहां पर भी है। यानी एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यदि कोई भी एक एग्रीमेंट आपने किया है और यदि उस एग्रीमेंट को लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल करवाया जा सकता है, लॉ के द्वारा उसे पूरा करवाया जा सकता है, आप उसे पूरा करवाने में लॉ की हेल्प ले सकते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। एग्रीमेंट की डेफिनेशन भी हमें दी गई है जो सेक्शन 2 सब सेक्शन ई में दी गई है, जिसे हम आगे कवर अप करेंगे। ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एक स्टेटमेंट आती है या एक करक्स आता है, एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और जो एग्रीमेंट है इट शुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अगर इन दोनों कंसेप्ट को जोड़ दें तो हम ये कहेंगे यस दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब आपने हो सकता है बीकॉम लेवल पे ये स्टेटमेंट पढ़ी हो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये स्टेटमेंट एक वैलिड है और ट्रू स्टेटमेंट है। व्हाई? बिकॉज जो एग्रीमेंट होते हैं ना, वो सारे के सारे एग्रीमेंट लीगल एग्रीमेंट नहीं होते। काफी सारे ऐसे एग्रीमेंट है जो सोशल एग्रीमेंट है, सोशल एग्रीमेंट है या रिलीजियस एग्रीमेंट है। उन एग्रीमेंट्स को पूरा करने के लिए लॉ आपकी हेल्प नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने आप में से किसी को मेरे बर्थडे पर इनवाइट किया और आप उसमें से मेरे बर्थडे पे नहीं आए, तो मैं आप पर कोई केस नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहता जी आपके लिए मैंने बर्थडे में अरेंजमेंट कर दिया था और उसके कारण मुझे 500 रुपए का नुकसान हो गया तो आपको वो भरपाई करनी पड़ेगी। नो, दैट इज ओनली ए सोशल एग्रीमेंट, वो एक लीगल एग्रीमेंट नहीं है। एक लीगल एग्रीमेंट ही क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो एग्रीमेंट का स्कोप काफी वाइड होता है। उस एग्रीमेंट में से जो लीगली इन्फोर्सेबल होंगे वही क्या बनते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट इज टोटली ट्रू। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, और ये वही 3 चीजें हैं जो मैंने आपको पहले भी रिपीट की है। एग्रीमेंट होना चाहिए, ऑब्लिगेशन होना चाहिए बिटवीन पार्टीज जो एक दूसरे को पता हो, और तीसरी मेन चीज, इट शुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो अगर ये कंटेंट जुड़ गए तो वी कैन से दैट एन एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। और मैंने आपको पहले बताया कि एग्रीमेंट कैन बी रिलीजियस, कल्चरल, सोशल, मॉरल, कोई भी हो सकते हैं। अगर एग्रीमेंट लीगल है देन वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? क्या क्या वो मेन बातें हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट या एक एग्रीमेंट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाती है या एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का नाम देती है? तो उसके अंदर हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज देयर शुड बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट होता है जिसमें प्रपोजल भी हो और साथ में क्या हो? एक्सेप्टेंस। प्रपोजल को हम ऑफर भी कहते हैं, ठीक है, और एक्सेप्टेंस को हम कंसेंट। हम ये कहते हैं कि एक पार्टी ने जो ऑफर दी है दूसरी पार्टी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसने उसके लिए कंसेंट दे दी है। तो नॉर्मली जब 2 पार्टीज के बीच एक प्रपोजल होता है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, तो वी कैन से दे हैव मेड ए प्रॉमिस। उनके बीच क्या हो गया? प्रॉमिस हो गया। और अगर उस प्रॉमिस के अंदर
हम कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वो एक एडिड एडवांटेज होता है। नॉर्मल केस में हम ये कहते हैं कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है, दो इसके कुछ एक्सेप्शन है जो हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। साथ में डेफिनेशन दी गई है एग्रीमेंट की, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि एग्रीमेंट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है, 2E में, जो मैंने आपको पहले बताया। सेक्शन 2E ऑफ द एक्ट क्या कहता है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, या तो सिंगल प्रॉमिस हो या मल्टीपल प्रोमिसेस हो, फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, दोनों पार्टी के लिए कोई ना कोई कंसीडरेशन होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने अपनी बाइक बेचनी है और मेरा एक फ्रेंड है राहुल, वो उस बाइक को खरीदना चाहता है, तो मैंने बाइक बेचनी है तो मैं उसको बाइक दूंगा, तो उसके लिए कंसीडरेशन क्या हो जाएगा, बाइक, और उस बाइक के बदले मान लीजिए वो मुझे 25,000 रुपए देता है तो वो मेरे लिए कंसीडरेशन हो जाएगा। तो हमने एक प्रॉमिस किया कि ओके मैं अपनी बाइक आपको बेचूंगा, उसने कहा ठीक है मैं अपनी बाइक आपसे खरीद लूंगा, आप वाली बाइक, और मैं आपको 25,000 रुपए दूंगा, तो मेरे लिए कंसीडरेशन क्या है, वो अमाउंट 25,000 रुपए जो मुझे मिलेगा, और उस राहुल के लिए क्या कंसीडरेशन माना जाएगा, दैट इज ए बाइक। तो कंसीडरेशन एक दूसरे के लिए है, प्रॉमिस हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, एग्रीमेंट कहेंगे। ओके, द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पहली कंडीशन में एक ये भी ध्यान रखना होता है कि जो दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में हो। अब आप क्वेश्चन कहोगे सर कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में कौन होता है, इसके लिए तीन मेन चीज देखी जाती हैं। फर्स्ट, ही इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, यानी वो माइनर नहीं होना चाहिए। नॉर्मल केस में हमारा जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है वो एक ऐसे पर्सन को मेजर मानता है जिसकी एज 18 ईयर या अबव हो गई हो, दो इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है कि गार्डियन अगर अपॉइंटेड हैं तो उस केस में 21 ईयर्स भी होता है, डिटेल में हम आगे कवर करेंगे। तो 18 ईयर्स से अगर है नॉर्मल केस में तो उसे मेजर माना जाता है, और अकॉर्डिंगली ही इज एलिजिबल टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। माइनर एलिजिबल नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक्सेप्ट इन सम केसेस। सेकंड, ही इज ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब क्या है कि वो मेंटली एक चीजों को समझ सके, वो ये देख सके कि जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट का उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहा है उससे उसको क्या मिलेगा और उसको क्या देना पड़ेगा। मतलब वो इस कंडीशन में हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह से समझ सके। वो अलग बात है चाहे उसको ये नजर आए कि मुझे इसमें प्रॉफिट हो, बाद में चाहे उसे लॉस हो जाए, वो अलग बात है, बट कहीं ना कहीं जब वो एग्रीमेंट कर रहा है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उस समय वो इस पोजीशन में हो कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट के प्रोज एंड कॉन्स को अच्छी तरह से जज कर सके। नेक्स्ट, he is not disqualified from contracted by any law to which he is subject। Likewise जैसे एलियन एनिमी है, यानी अगर किसी कंट्री के साथ हमारा युद्ध हो गया तो उस कंट्री का हर सिटीजन मेरे लिए एलियन एनिमी बन जाता है, तो मैं उस केस में उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। इसी तरह काफी सारे और हैं, जैसे बैरिस्टर्स हैं कुछ कंट्रीज में, इंडिया में तो नहीं है बट कुछ कंट्रीज में बैरिस्टर्स अपनी फीस के लिए केस नहीं कर सकते, डॉक्टर्स केस नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट है जैसे इंडिया में, आप डायरेक्टली उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के कुछ केसेस हैं जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, जिनके अंदर डायरेक्टली आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, करने के लिए कुछ सिस्टम है वो अलग चीज है, बट डायरेक्टली यू कैन नॉट मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। मैंने आपको अभी बताया एक होता है प्रपोजल, एक होती है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस सिंपली मींस कि दूसरी पार्टी जिसको आपने ऑफर किया है वो उस ऑफर के ऊपर अपनी हामी भरे, हामी भरे मतलब यस करे। नाउ द क्वेश्चन अराइज हाउ यू विल से जो दूसरी पार्टी ने कंसेंट की है, तो दूसरी पार्टी ने यस की है, वो बिल्कुल सही की है, तो उसके अंदर रूल ये बनाया हुआ है कि उसकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए। फ्री का मतलब किसी भी वे से उसकी कंसेंट लेते हुए कोई भी बायसनेस, कोई भी उसके ऊपर मैनिपुलेशन, कोई भी दबाव या कोई भी फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में जो कंसेंट की डेफिनेशन दी गई है
वो ये कहा गया है, सेक्शन 13 हमें कहता है कंसेंट के लिए, कि सेक्शन 13 ये कहता है द कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज सेट टू बी फ्री व्हेन दे आर ऑफ सेम माइंड ऑन द मटेरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैंने आपको कोई ऑफर की, तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो आपको क्लियर है और आप उन सभी बातों को समझकर अपनी कंसेंट दे रहे हो। अब इसी में एक आता है फ्री कंसेंट। ये तो सिर्फ कंसेंट के बारे में बताया, अब मैं आपको बता रहा हूं फ्री कंसेंट। ये सेक्शन 14 में एक फ्री कंसेंट कब मानी जाती है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने 5 चीजें मेन रख ली हैं। अगर इन पांचों में से किसी से आपकी कंसेंट अफेक्टेड है तो उसे फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। वो कंसेंट कौन कौन सी है? जिसमें सबसे पहले आता है कोerसन, फिर आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, फिर आता है फ्रॉड, फिर आता है मिसरिप्रेजेंटेशन और फिर आता है मिस्टेक। अगर आपकी कंसेंट में इन पांचों में से किसी भी एक एलिमेंट का मिक्सचर है तो हम उस कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं कहेंगे। इनके भी सेक्शन रेगुलर चलते हैं, 15, 16, 17, 18 बीच में इफेक्ट है, 19 और 20 या 21, 22 ऐसे चलते हैं। तो ये हम डिटेल में आगे कवर करेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट। जब भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करो तो उस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज के पास कोई कंसिडरेशन आना चाहिए, और वो कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, मतलब लॉ की नजरों में वो सही माना जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट भी आपका लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने किसी पर्सन को पैसे दिए और कहा कि उस पर्सन की प्रॉपर्टी को तोड़ दो, उसको जान से मार दो, तो वो मेरे लिए वो काम कर रहा है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी को तोड़ देगा, उसको जान से मार देगा और उसको भी पैसे मिलेंगे, बट ये लीगल नहीं है, तो इसे ना तो लॉफुल ऑब्जेक्ट माना जाएगा। तो किसी भी वे से जब ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। कंसिडरेशन के बारे में क्या है कि जब एक पर्सन की डिजायर पे दूसरा पर्सन वैसे ही काम करे जैसा उसे एक्सपेक्ट किया गया था, तो अपने आप ये माना जाएगा कि पहले पर्सन को कंसिडरेशन मिल चुका है। तो देखिए कंसिडरेशन की डेफिनेशन दी गई है 2D में। 2D में व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ऑफर करने वाला, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी हैज डन, या तो कोई काम किया, और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, या नहीं किया, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, यानी एनी अदर पर्सन, द प्रोमिसेस to do or to abstain from doing an act. Such act or absentees or promise is called consideration. इसका मतलब मैंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको कहा कि आपको ये काम करना है, आपने वो कर दिया, तो मेरे लिए वो कंसिडरेशन है। मैंने कहा ये काम नहीं करना, आपने वो नहीं किया, तो मेरे लिए वो भी कंसिडरेशन है। यानी जैसा मैंने कहा अगर आपने वैसा ही किया तो अकॉर्डिंगली वो मेरे लिए क्या माना जाएगा? कंसिडरेशन माना जाएगा। और कंसिडरेशन होना जरूरी है, बट किसी भी वे से हर जगह कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ एक ऐसे कंसिडरेशन होते हैं जहां पर, या कुछ एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां कंसिडरेशन अगर नहीं भी है तो भी उसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। और एक बात और है, कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आपको पास्ट में कंसिडरेशन मिल चुका है, वो भी मानना वैलिड हो सकता है, प्रेजेंट में मिल रहा है वो भी वैलिड हो सकता है, और फ्यूचर में मिलेगा वो भी वैलिड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एग्जांपल भी दिया गया है जिसे आप कवर अप कर सकते हैं जब आप हमारे नोट्स को ले लेंगे। नेक्स्ट, एग्रीमेंट विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड आर वॉइड। इसका मतलब कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं आपने करना जिसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ऑलरेडी वॉइड कर रखा है। यदि इनमें से किसी भी चीज के लिए आप एग्रीमेंट करोगे तो वो एग्रीमेंट या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। नॉर्मली कौन कौन से होते हैं, इसमें कुछ एक केसेस हैं, दो मैं डिटेल में नहीं बता रहा आपको अभी फिलहाल। एक होता है एग्रीमेंट रिलेटेड टू इंटरफेरेंस और सैबोटेज इन मैरिज सेरेमनी। अगर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा और तू मैरिज नहीं करेगा या इसी से मैरिज करेगा, तो ऐसे एग्रीमेंट को वैलिड नहीं माना जाएगा।
ऐसे होता है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ट्रेड नहीं करोगे वो भी, दो इनके सबके एक्सेप्शन है, डिटेल में हम आगे करेंगे। तो अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग कुछ एक ऐसे एग्रीमेंट है जिन्हें ऑलरेडी वॉइड कह दिया गया है और आप उन्हीं चीजों के लिए अगर कोई एग्रीमेंट करोगे तो लॉ आपकी हेल्प नहीं करेगा, और जब लॉ आपकी हेल्प नहीं करेगा तो डेफिनेशन क्या थी, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, तो लॉ के द्वारा इनफोर्सेबल ही नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। नेक्स्ट, राइटिंग एंड रजिस्टरिंग एग्रीमेंट। नॉर्मली क्या होता है, लॉ ये नहीं कहता कि एग्रीमेंट आप रिटर्न या रजिस्टर करो एक्सेप्ट इन सम केसेस, बट ज्यादातर सेफ्टी के लिए आपको एग्रीमेंट को रिटर्न कर लेना चाहिए, और कुछ एक केसेस में तो ऐसा है जहां आपको स्टैंपिंग भी करवानी पड़ती है। जैसे घर खरीदते हो आप, रजिस्ट्री करते हो ना, तो उसकी स्टैंप ड्यूटी भी देते हो, प्रॉपर होता है तो वो एग्रीमेंट रिटर्न भी है और स्टैंपिंग भी है। तो ज्यादातर केस में अगर आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल सही तरीके से प्रूव भी करवाना चाहते हो तो कोशिश ये करें कि वो एग्रीमेंट रिटर्न भी हो, और अगर रजिस्टर्ड हो सकता है तो उसे रजिस्टर्ड भी करवाया जाए। जैसे रेंट एग्रीमेंट है, आप रजिस्टर्ड करवा सकते हो, वर्बल भी चल सकता है, बट वर्बल चीज को प्रूव करना बाद में दिक्कत आती है, तो देयर शुड बी रिटर्न एंड रजिस्टर्ड। नेक्स्ट, कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जो परफॉर्मेंस हो सके जिसकी। अब मान लीजिए किसी इम्पॉसिबल एक्ट के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जैसे कई बार कहते हैं ना कि तुम कहो तो मैं आसमां से चांद तारे तोड़ लाऊं। अब प्रेमी ने प्रेमिका को जोश में आके कह दिया कर दो, प्रेमिका कहती हाँ तोड़ ला, तो क्या तोड़ सकते हो? नो। अब वो कहते हाँ जी आपने तो कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया था, आपने ऑफर की थी, मैंने एक्सेप्टेंस कर ली, ये हो गया वो हो गया। नहीं, किसी भी वे से किसी इम्पॉसिबल एक्ट के लिए किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो ये सारे के सारे आपके एसेंशियल हैं जिनके बारे में आपको कवर अप करना है। द नेक्स्ट वन इज differences between an agreement and a contract are। अब इसके अंदर हमने बताया पहले एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस, ज्यादा ध्यान नहीं रखना, इसमें मेनली सिर्फ सेक्शन याद रखना है। एग्रीमेंट का सेक्शन क्या है 2E और कॉन्ट्रैक्ट का क्या है 2H। डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। स्कोप, एग्रीमेंट का स्कोप वाइड है, व्हाई? बिकॉज एग्रीमेंट में सोशल एग्रीमेंट भी है, रिलीजियस भी है, कल्चरल भी है, मॉरल भी और लीगल एग्रीमेंट भी है, बट उनमें से जो लीगल एग्रीमेंट है केवल वही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप लिमिटेड होगा और एग्रीमेंट का स्कोप वाइड होगा। नेचर, इसके अंदर लीगल एज वेल एज एक्स्ट्रा लीगल मतलब सोशल कवर होता है, बट वहां केवल लीगल कवर होगा। बेस, इसमें केवल प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, अगर आपने किसी चीज को प्रपोज किया, एक्सेप्ट हो गया और उसमें कंसीडरेशन इन्वॉल्व हो गया तो एग्रीमेंट बन जाएगा। जबकि यहां पर इसका मेन बेसिक है एग्रीमेंट, मतलब पहले एग्रीमेंट होगा बाद में क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लीगैलिटी, जरूरी नहीं है कि हर एग्रीमेंट में पार्टीज की लीगल ऑब्लिगेशन हो, बट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लीगल ऑब्लिगेशन हर पार्टी की होती है। इफेक्ट, एग्रीमेंट, हर एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इट इज ऑलवेज इनफोर्सेबल बाय लॉ। ओके, उसके बाद आता है काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कितने टाइप के हैं, बहुत सिंपल है। फर्स्ट होता है ऑब्लिगेशन के बेस पर कि दो पार्टीज है, मान लीजिए एक्स और वाई, तो इन दोनों में से किसने अपनी ऑब्लिगेशन पूरे किए हैं, या दोनों ने पूरे कर दिए या एक ने पूरा किया है। एक होता है यूनिलेटरल। यूनिलेटरल में दो पार्टीज में से एक पार्टी अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर चुकी है और एक पार्टी को अभी अपना ऑब्लिगेशन पूरा करना बाकी है, उसे हम यूनिलेटरल एग्रीमेंट कहते हैं। तो इन ए यूनिलेटरल एग्रीमेंट one party to the agreement has fulfilled the commitment while the other yet to do it। तो एग्जांपल दिया गया है। नेक्स्ट है बायलेटरल। बायलेटरल का मतलब क्या है, एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पर दोनों पार्टीज ने अभी तक अपने ऑब्लिगेशन पूरे नहीं किए, या तो वो दोनों फ्यूचर में पूरा करेंगे या अभी तक उन्होंने कोई डेट डिसाइड की है कि हम उस डेट को देखेंगे। तो किसी भी वे से जब दोनों पार्टीज में से किसी ने भी अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया तो उसे हम क्या कहेंगे, बायलेटरल एग्रीमेंट। नेक्स्ट है क्रिएशन के बेस पर कैसा हुआ एग्रीमेंट। एक होता है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मतलब बाय वे ऑफ वर्ड्स। अब वर्ड्स ओरल भी हो सकते हैं और रिटर्न भी, लेकिन जैसा मैंने कहा रिटर्न एग्रीमेंट या रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी ज्यादा होती है। तो एक्सप्रेस बाय वे ऑफ वर्ड्स, चाहे ओरल हो और चाहे रिटर्न हो, ऐसे एग्रीमेंट को रिटर्न एग्रीमेंट। एक होता है इंप्लाइड। इंप्लाइड मतलब अपने आप बाय बॉडी लैंग्वेज, बाय रिएक्शन आपको लगता है कि हमें ऑफर की गई है और आप अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी लैंग्वेज से उसकी एक्सेप्टेंस दे देते हो। फॉर एग्जांपल,
मान लीजिए कि एक बस स्टैंड पे आप गए, वहां बस पे मान लीजिए लिखा है फ्रॉम अंबाला टू लेट अज्यूम चंडीगढ़। अब अंबाला से चंडीगढ़, अब किसी ने कुछ नहीं कहा कि हम चंडीगढ़ जा रहे नहीं जा रहे, बस वो बस स्टॉप पे लगी हुई है, आप उस बस में बैठ गए, तो ये इंप्लाइड ऑफर थी कि जो भी पर्सन चंडीगढ़ जाना चाहता है वो इस बस में बैठ जाए। और आप जब बैठ गए तो ये इंप्लाइड एक्सेप्टेंस थी कि हमें इस बस में ट्रेवल करना है। ओके, तो दैट इज इंप्लाइड एग्रीमेंट। नेक्स्ट आता है इन्फोर्सिबिलिटी, क्या वो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल है या नहीं है। इसमें एक आता है वॉइड एग्रीमेंट, जो 2G में बताया गया है, एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब किसी भी वे से लॉ उस एग्रीमेंट को पूरा करवा ही नहीं सकता, उसे वॉइड एग्रीमेंट कहा जाता है। लाइकवाइज जो मैंने बताया, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इस प्रकार के जो एग्रीमेंट है वो वॉइड एग्रीमेंट माने जाते हैं। राइट फ्रॉम इंसेप्शन ये एग्रीमेंट टोटली वॉइड माने जाते हैं, इनको पूरा नहीं करवाया जा सकता। देन वी हैव वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें से एक पार्टी के पास ऑप्शन है, चाहे तो वो उस एग्रीमेंट को या इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर ले और चाहे तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करवा दे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि जो दूसरी पार्टी है यानी जिसके पास ये मौका है वो एग्रीड पार्टी, एग्रीड मतलब उसके साथ कहीं ना कहीं कोई धोखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक्स ने गन पॉइंट पर वाई से कंसेंट ले ली कि आप ये मेरी जमीन खरीदोगे। अब वाई की कंसेंट तो फ्री नहीं है, वहां तो कोर्सन यूज हो गया। अब वाई ने कोर्ट में केस कर दिया। अब कल मान लीजिए वो जमीन वाई खरीदना चाहता है तो खरीद ले और मना करना चाहता है तो मना कर दे, तो ये ऑप्शन किसके पास रहेगा? वाई के पास। तो ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर एक पार्टी के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे और चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा दे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारे पास है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे लॉ इन्फोर्स नहीं करवा सकता, बट जब वो बना था उस समय ये इन्फोर्सेबल था, बट ड्यू टू सम सिचुएशन वो पूरा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर एक्स ने अपनी पेंटिंग बनवाने के लिए वाई से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो पेंटिंग बनवाना तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, पैसे दिए और जो भी होगा। वाई की डेथ ही हो गई, तो क्या कोर्ट इसे पूरा करवा पाएगा? नो, तो इसे हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट बेस्ड ऑन लॉ, लीगल एग्रीमेंट जिसमें लीगल सारी कंडीशंस पूरी हो। इलीगल जो लॉ के अकॉर्डिंग ना बना हो, या तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, या क्रिमिनल इन नेचर है जैसे गन पॉइंट वाला किसी को मारने का, या इमोरल है, तो ऐसे एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? इलीगल एग्रीमेंट। नेक्स्ट, आफ्टर इलीगल एग्रीमेंट वी हैव बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। वन इज एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट, एक होता है एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड जिसमें दोनों पार्टीज अपना अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर चुकी हैं और वो दोनों पार्टी अपने अपने ऑब्लिगेशन से फ्री हो चुकी है, उसे एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट कहा जाता है। और एक होती है एग्जीक्यूटरी, जहां पर या तो दोनों पार्टीज या एक पार्टी ने अभी अपना ऑब्लिगेशन पूरा करना बाकी है। इसी कारण हम कई बार जब दोनों में से एक पार्टी पूरा कर चुकी है और एक पार्टी ने अभी अपना ऑब्लिगेशन पूरा करना है, तो उसे हम कहते हैं पार्शली एग्जीक्यूटेड है और पार्शली एग्जीक्यूटरी है। फुली एग्जीक्यूटरी का मतलब दोनों में से किसी ने भी अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया है। इनफोर्सिबिलिटी में इनफोर्सेबल एग्रीमेंट जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, अनइनफोर्सेबल जिस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट ऑफ लॉ पूरा नहीं करवा सकता। ओके, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गए हैं, वैसे काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट था। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो पूरी सारी कंडीशंस पूरी करेगा कॉन्ट्रैक्ट की, उसे हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मैं अपने आप बता चुका हूं, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो जिस समय बना था वैलिड था, बट ड्यू टू सम सिचुएशन वो क्या हो गया? इनवैलिड हो गया या वॉइड हो गया। ओके, और वॉइडेबल वही एक ऑप्शन पे है, एक ऑप्शन पार्टी कहती है कि ओके ये पूरा करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज वो डिनाई भी कर सकती है, जैसा मैंने एग्जांपल दिया था कोएर्सन वाला। ओके, तो ये है हमारे कॉन्ट्रैक्ट और कुछ डिफरेंस दिए गए हैं वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। वॉइड एग्रीमेंट राइट फ्रॉम स्टार्टिंग वॉइड होता है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन होता है, इट कैन टेक द पोजीशन ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं होगा, वॉइडेबल इट कैन बी इन्फोर्सेबल बाय एग्रीड पार्टी अगर वो चाहे तो। ड्यूरेशन ये नॉर्मली राइट फ्रॉम स्टार्टिंग बिगिनिंग से ही इलीगल है, जबकि ये बिगिनिंग में लीगल था, वैलिड था, बट ड्यू टू सिचुएशन ये क्या हो गया? इनवैलिड हो गया।
ट्रांसफर ऑफ टाइटल फिजिबल नहीं है, उसमें हो सकता है बट एज पर द पार्टी, जो एग्रीड पार्टी है। ओके, तो लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो है रीजन का। अब मेन बात है कि जो वॉइड एग्रीमेंट है वो वॉइड क्यों हुआ। वॉइड एग्रीमेंट इसलिए वॉइड माना गया बिकॉज इट लैक्स द बेसिक एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब बेसिक एलिमेंट क्या थे जो हमने कवर किए थे, जिसमें प्रपोजल था, एक्सेप्टेंस थी, पार्टीज की फ्री कंसेंट थी, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी थी। तो इस कारण उनमें से कोई ना कोई एलिमेंट मिसिंग है, इस कारण हम उसे क्या कहते हैं, वॉइड एग्रीमेंट। एंड राइट फ्रॉम स्टार्टिंग ये ऑलवेज क्या माना जाता है, वॉइड माना जाता है। जबकि जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है उसका मेन रीजन होता है फ्री कंसेंट। आपको याद हो तो मैंने फ्री कंसेंट करवाया है अभी इसी वीडियो में। फ्री कंसेंट में मैंने आपको बताया था कि 5 हमारे मेन एलिमेंट हैं, अगर उनसे हमारी कंसेंट अफेक्टेड है तो वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। कौन कौन सी थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोयर्सन था, सेकंड अनड्यू इन्फ्लुएंस था, थर्ड फ्रॉड, फिर मिस रिप्रेजेंटेशन और लास्ट क्या था हमारा, मिस्टेक। और पांचों में से अगर किसी से भी आपकी कंसेंट अफेक्टेड है तो उसे फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। और यदि फ्री कंसेंट मिसिंग है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है, वॉइडेबल कहा जाता है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। तो होप यू विल लाइक आवर वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि हमारी जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपको एकदम उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लस जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, अर्ली बर्ड ऑफर चल रही है हमारी 31 दिसंबर तक। हमारे यहाँ एडमिशन में अर्ली बर्ड ऑफर है, जिसके अंदर हम आपको पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट सारी वीडियोस प्लस सारा का सारा मटेरियल इन सॉफ्ट कॉपी फॉर्म जस्ट 5000 रुपीज में दे रहे हैं। और उसके अंदर भी पूरे 1 ईयर तक ये पैकेज आपका क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।